जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज देखेंगे हम 2023 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था इस बार 2023 में। ठीक, तो ये 2023 का पेपर है जो इस बार हुआ है। ये पेपर संख्या 825 एफडी और 932 ये इसका सीरियल नंबर है। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि 2023 में कैसा पेपर हुआ था, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में है उसमें आइडिया लगता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, और कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चनों से जो आने वाला क्वेश्चन होगा वो जुड़ा होगा। ठीक, तो इसको देखते हैं बिना समय गंवाए, देखते हैं क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है आज का खंड आ। इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए और अपनी OMR सीट में लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन जो है OMR सीट पे इसको भरना होता है। ठीक, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है निरंकुशवाद का तात्पर्य है। ठीक, तो निरंकुशवाद किसे कहते हैं? तो निरंकुशवाद का अर्थ होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, मतलब सत्ता पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। वो जब तक चाहे, जब तक वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से शासन कर सकता है। वो अपने देश के जनता के को बहुत ज़्यादा उनके अधिकारों को और उनके हितों में ध्यान में नहीं रखता है। ठीक, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है उदारवाद से तात्पर्य है, यानी उदारवाद। तो उदारवाद यानी एक ऐसा वर्ग होता है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता दिलाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन इसका सी सही होगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता दिलाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? ठीक, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा जनरल डायर। ठीक, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। कब चलवाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। और जो इस जलियांवाले बाग से क्वेश्चन बन सकता है वो होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को जो पंजाब के अमृतसर में एक स्थान है जलियांवाला बाग, उसमें जब बाग में बैसाखी के दिन सारे लोग जाते हैं उसमें, फिर उसमें गेट को बंद करके जनरल डायर उसमें उस भीड़ में गोलियां चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका जो थी वो थी ऑटो वॉन बिस्मार्क, यानी ये लास्ट वाला है बिस्मार्क। तो इनका पूरा नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक, हिटलर जर्मनी का शासक था, इसको तो सब लोग जानते ही हैं। महात्मा गांधी के बारे में आगे हम लोगों को देखना ही है। ठीक, तो उसका सही ऑप्शन होगा बिस्मार्क। इनका पूरा नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक, पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा चौरा चौरी कांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था जो है 1922 में, यानी अगर इसको डेट पूछता है तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये तो आगे चुका है, लेकिन ये इस बार पूछ सकता है कि ये चौरा चौरी नामक जो कांड है ये कहाँ पर है, कहाँ पर हुआ था। ठीक, तो ये चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था। ये स्थान कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। ठीक, तो चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि गोरखपुर में है। ठीक, क्या हुआ था इस चौरा चौरी में? तो यहाँ पर गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, असहयोग आंदोलन। उस आंदोलन के दौरान ही चौरा चौरी नामक स्थान पर किसान और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होता है, जिसमें पुलिस वाले अपने थाने में जाते हैं और इसमें 22 पुलिसकर्मियों को थाने में ही जला देते हैं। ठीक, तो ये घटना घटित हुई। उसके बाद में फिर असहयोग आंदोलन बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और बन सकता है कि कौन सी घटना के बाद भारत में असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चौरा चौरी कांड के बाद। ठीक, उसके बाद में देखते हैं छठा क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, यानी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा
संघीय सरकार। ठीक, अच्छा सत्ता का बंटवारा कैसे होगा? जैसे मान लो कोई व्यक्ति होगा तो वो सारा पद वही नहीं लिया रहेगा, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कार्यपालिका में होंगे, कुछ न्यायपालिका में होंगे और कुछ जो है विधायिका में, यानी जो है अलग अलग तरीके से सत्ता का बंटवारा होगा, यानी सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होगी। ठीक, तो इसी को बोलते हैं सत्ता का बंटवारा। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी राजभाषा है। ठीक, राजभाषा मतलब देश के बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ठीक, तो इसको राजभाषा कहते हैं। अल्पसंख्यक की भाषा यानी बहुत कम संख्या में लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसको अल्पसंख्यकों की भाषा कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं वही भाषाएं होती हैं जिसमें कोई जो है साहित्यिक रचना नहीं होती है, बल्कि एक किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ठीक, तो उसको क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व का मतलब है यहाँ पर कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व, यानी महिलाओं को भी जो है चुनाव लड़ने का, यानी जो है प्रतिनिधित्व मतलब जो है चुनाव लड़ने का अधिकार कहाँ पर सुनिश्चित किया गया है? तो महिलाओं को स्थानीय निकाय में, जो कि यहाँ पर राज्यसभा में इसने गलत लगाया है, इसका सही होगा स्थानीय निकाय में। ठीक, अगर लोकसभा की और राज्यसभा की बात की जाए तो इसमें महिलाओं की स्थानीय स्तर पर 33% की छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि स्थानीय निकाय पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 9वां, कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी 2008 में। इस बार ये सिलेबस में नहीं है नेपाल वाला चैप्टर, तो इसको जो है बहुत ज़्यादा डीपली जाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में अगला है 10वां, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक, अब 8 कौन कौन से हैं इसको जो है देख लेना है। ठीक, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर अपने। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को। ठीक, हरा सोना। उसके बाद में अगला है 12वां क्वेश्चन, कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? यानी हमारे पृथ्वी पर जितना जल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है उस संपूर्ण पृथ्वी पर केवल 29% भाग पर स्थल है और शेष 71% भाग पे जल है। ठीक, तो हमारी पूरी पृथ्वी पर जितनी बड़ी पृथ्वी है उस पूरी पृथ्वी का 71% भाग जल ही जल है और केवल 29% भाग पे स्थल है। लेकिन ये जो 71% भाग है संपूर्ण पृथ्वी का, इस जो 71% का कुल जो है पीने योग्य जल नहीं है, क्योंकि इसमें समुद्र का जल खारा होता है, तो पीने योग्य जल बहुत कम है और समुद्र वाला जल बहुत ज़्यादा है। तो जो अगर इस 71% को 100% मानकर अगर देखें तो इस 71% को अगर 100% मान के देखते हैं कि इसमें पीने योग्य जल कितना है, यानी समुद्री जल कितना है, तो इसमें 97.5% जल जो है समुद्री है, यानी खारा है, पीने योग्य नहीं है। बाकी इसमें से जो शेष बचता है वो पीने योग्य है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 13वां, कि रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो रबी की फसलें बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। ठीक, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रबी की कौन सी फसलें हैं, तो रबी के समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो गेहूं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है कि गेहूं किस प्रकार का फसल है, तो ये रबी का है। ठीक, गेहूं हो गया, गेहूं के साथ में और क्या बोए जाते हैं? सरसों। ठीक, और क्या? मटर। इसी 3 में से अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो इसी तीनों से यहीं से क्वेश्चन इसी 3 में से एक आध बन जाएगा, गेहूं, सरसों या मटर। ठीक, उसके बाद में अगला है 14वां क्वेश्चन, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो अगला है सीमेंट। ठीक है, क्या है? सीमेंट। तो सीमेंट उद्योग जो है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें आधारभूत उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। अच्छा, आधारभूत कहते किसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो लौह इस्पात को तो कहते हैं, लेकिन इसका डिफिनीशन ये थोड़ी हुआ कि लौह इस्पात। तो आधारभूत उद्योग वह उद्योग होते हैं जो किसी अन्य उद्योग की स्थापना में सहयोग करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हमने उद्योग लगाया, उद्योग क्या, हमने जो है मान लीजिए यहाँ एक जो है फैक्ट्री लगाया और इस फैक्ट्री को हमने जो है सिलाई करने वाली एक फैक्ट्री लगाया। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमने जो है ये सब मशीनें लगाया, हमने 6 मशीनें इस फैक्ट्री में लगाया। तो इस 6 मशीन को जब यहाँ पर लगाया गया तो इस मशीन से कपड़े बनेंगे, लेकिन इस मशीन को भी बनाने वाली कोई मशीन होगी। ठीक, इस मशीन से तो हम कपड़ा बनाएंगे, लेकिन इस मशीन को भी कोई ना बनाने वाली कोई ना कोई मशीन होगी, यानी इस कपड़े के उद्योग की स्थापना में सहयोग करने वाली दूसरी वाली मशीन, तो इसी को बोलते हैं लौह इस्पात उद्योग। यानी इसके उद्योग में जो है इसने सहायता किया, क्योंकि कपड़ा उद्योग में अगर आधारभूत उद्योग ने अगर इस मशीन को ना बनाया होता तो शायद कपड़ा वाला उद्योग यहाँ पर स्थापित ना हो पाता। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है 16वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था अक्टूबर 2005 में। अगर डेट पूछता है तो ये है 12 अक्टूबर। ठीक, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि अक्टूबर 2005 पूछा जा चुका है, तो 12 भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर साल पेपर कुछ ना कुछ टफ तो होगा ही होगा। ठीक, उसके बाद में अगला है 17वां क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब होती है? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है 1991 में। 91 के बाद जो है भारत में धीरे धीरे यहाँ पर उदारीकरण प्रारंभ कर दी गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 18वां, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है, यानी विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो विकास में सबसे ज़्यादा जरूरी है आय, क्योंकि भाई पैसा होगा तभी तो विकास होगा, पैसा होगा तभी जो है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का, यानी किसी का भी जो है विकास केवल पैसा से होगा। तो इसलिए जो विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है आय। ठीक, औसत आय, सारे लोगों का औसत आय विकास का मुख्य घटक है ही नहीं। उच्च विकास जो है, लेकिन आय होगा तभी तो उच्च विकास होगा। राष्ट्रीय विकास आय होगा तभी होगा, औसत आय होगा तभी, यानी आय इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। आय का मतलब होता है पैसा आना, यानी पैसा कमाना। ठीक, अगर इसको आसान भाषा में कहें तो आय का मतलब होता है पैसा ही कमाना, व्यय का मतलब होता है पैसे को खर्च करना। ठीक, आय और व्यय से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आय का मतलब कुछ पैसा आना यानी कमाना, और व्यय का मतलब पैसा जाना यानी जो है खर्चा करना। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन ने जो है यहाँ पर खेला कर दिया। एक देश में लिखे थे और यहाँ पर बच्चे करते क्या हैं, जैसे इन्होंने गलती किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लेकिन ये गलत हो गया। एक देश में उन्होंने देखा एक देश में दूसरे देश से व्यापार, ऐसे उन्होंने पढ़ के और इसको खटाक से गलती किया। बल्कि ये जो होगा एक देश में, यानी एक कोई देश है और देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी ये क्या होगा, एक देश के अंदर ही व्यापार होगा। जब देश के अंदर व्यापार होगा तो आंतरिक व्यापार होगा, ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। अंतर्राष्ट्रीय कब होगा, जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करेंगे। तो यहाँ पर गलती इनकी यही थी कि एक देश पढ़े, उसके बाद यहाँ पर ये पूरा स्किप कर गया, अपने मन में पूरा केवल एक देश पढ़े, अपने आप से पूरा जो है अपने मन से इसको पढ़ दिए कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इधर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, टिक के आगे बढ़े और गलत करके चले आए। तो ये नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है और समझ के चलना है। ठीक, टाइम बहुत रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 20वां और लास्ट, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु का अनुपात का मतलब होता है कि शिशु जो एक साल में जितने भी जो बच्चे
की जो डेथ हो जाती है उनकी संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है। तो वहाँ पर निकाला जाता है कि 1000 जीवित बच्चों पर जो मरने वाले बच्चों की संख्या, यानी 1000 बच्चों का अगर जन्म हुआ है तो उस 1000 जब बच्चों का जन्म होता है तो उन 1000 में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो 1000 में मरने वाले बच्चों की संख्या जो है शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। ठीक, तो ये था आज का हमारा 20 क्वेश्चंस, ठीक, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर सॉल्व किया। उसके बाद में फिर जो है हम देखेंगे एक नया मॉडल पेपर लेकर आएंगे जिसमें जो है बिल्कुल ऐसा ही जो 2024 में होने वाला पेपर होगा उस आधार पे क्वेश्चंस को लेकर आया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से क्या आशय है, असहयोग आंदोलन अथवा में है असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभावों का उल्लेख कीजिए, गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। ठीक, उसके बाद में विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। अथवा में यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। उसके बाद में इसमें वनों की हानि से क्या आशय है और वनों की हानि से होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स जो है ट्रेटन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, संघवाद क्या है और भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है और भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक, उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या अथवा में उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। अथवा जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, उसके बाद मानचित्र संबंधी कार्य आएंगे। दिए गए भारत के मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। वह स्थान जहाँ पर सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। ठीक, तो मैप का हम जो है एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगे जिसमें मैप से जुड़ी समस्त वो सारे जो है इम्पोर्टेंट स्थान एक ही क्लास में प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि जो है ये हम गारंटी ले सकते हैं कि मैप का जो एक क्लास हम लेकर आएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो आप लोग तुरंत ही उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि उससे बाहर तो नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक, उसके बाद में दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल एक समुद्री पत्तन बंदरगाह है। महाराष्ट्र का राजधानी नगर, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र और मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, ये सब बहुत ही आसानी से इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद में ये तो करना नहीं है, केवल दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य ये जो है नहीं करना है, ये केवल जो है दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों के लिए है। आप लोगों के लिए बस इतना ही, यानी इधर 5 क्वेश्चन ये और 5 वो, 10 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही इसका पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक, बस थोड़ा सा केवल ध्यान दे दें, केवल 1 मिनट 15 मिनट अगर इसको सही से पढ़ लेंगे तो ये पूरा का पूरा बहुत ही आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। और हम ऐसे ही जो है एक ऐसा मॉडल पेपर बनाएंगे जिसमें जो है 2 से 3 मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, और 2-3 मॉडल पेपर में ही जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा सेम इसी क्लास से यानी यही वीडियो से मिल जाएगा। ठीक, तो पढ़ते रहिए
और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।